हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज आप लोगों के साथ फिर से नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बीच के चैप्टर आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो छूटे हुए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बताया जा चुका है। तो आज आपको पढ़ना है द पॉइंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदु। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, जो चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बिंदुओं के लिए सारी वही चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र, डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका तीन बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। जैसे मान लो a और b कोई बिंदु है, यहाँ पर इसके a के निर्देशांक x1 y1 z1 दिए जाएंगे और इसके निर्देशांक x2 y2 z2 दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा इसके बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी या डी दूरी का फार्मूला होगा आपका। देखो सेम यही फार्मूला है, इसमें x और y दो बिंदु थे तो दो बिंदुओं के लिए लगाया गया था। इसमें z भी आ जाएगा, तो जैसे x के लिए ये है और ये y के लिए है, इसी तरह z के लिए ऐड कर देंगे, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जब त्रिविमीय राशियाँ दी हों, ठीक है। जैसे इसमें द्विविमीय होती हैं x और y, यहाँ त्रिविमीय होते हैं, थ्री डायमेंशन x y और z थ्री डायमेंशन है आपका। तो ये हो गया आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी फार्मूले आपको यूज होने सब बताते जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे आयत और वर्ग की। जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि सिद्ध करिए कि ये बिंदु एक वर्ग के हैं या आयत के हैं या समचतुर्भुज के हैं या समांतर चतुर्भुज के हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं आपको इस तरह से कोई ABCD करके चार बिंदु दिए जाएंगे और आपसे कहा जाए सिद्ध करें कि ये आयत है। पहले वर्ग देख लेते हैं। सबसे पहले कहा जाएगा आपसे कि ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग में आपको पता है सारी भुजाएं बराबर होने चाहिए, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। वही फार्मूला लगाएंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी और CD DA सभी दूरियां निकालेंगे, आपस में बराबर आनी चाहिए। और इनके डायगोनल निकालेंगे, विकर्ण AC और BD दो आपको विकर्ण मिलेंगे, AC बराबर BD भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल भुजाएं ही निकाल कर छोड़ देते हैं तो ये समचतुर्भुज में भी होता है, ठीक है। वर्ग के साथ साथ समचतुर्भुज में भी होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, जिससे आपका सिद्ध हो पाएगा कि ये वर्ग का फिगर है, विकर्ण बराबर होने चाहिए। इसी में अगर आपको दिया जाए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का फिगर बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा वर्ग के जैसा, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है एक साइड से, ठीक है। इसकी भी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी सब क्या करना है, आपको सभी भुजाओं की लंबाइयाँ निकालना है, AB BC CD DA सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वर्ग में भी होती हैं और समचतुर्भुज में भी होती हैं। वर्ग में क्या होता है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण आप बनाएंगे AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। डायगोनल आप निकालेंगे, AC और BD एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो समचतुर्भुज होगा, अगर एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस है वर्ग और समचतुर्भुज में। इसी तरह से आपका आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस होगा। जैसे मान लो ये आयत का फिगर है, बिंदु दिए जाएंगे AB CD, ठीक है। आयत में क्या होगा, आपका आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मीन्स AB इक्वल होगा CD के, जितना AB होगा उतना ही CD होगा, और जितना इधर BC उतना AD होगा, यानी BC के इक्वल AD होगा, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इसकी भी विकर्ण क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी AC बराबर BD होना चाहिए। अगर ये कंडीशनें सारी होल्ड हो रही हैं तो हम कहेंगे फिगर हमारा आयत का है।
ये सारी चीज़ें वैसे निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते रहेंगे, ठीक है। इसी में आपका अगर समांतर चतुर्भुज आ जाए, सेम फिगर होता है, हल्का सा इधर से टेढ़ा होगा, इसमें भी ए बी सी डी अगर नाम देते हैं हम लोग। अब देखें, जैसे इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें भी आमने सामने भुजाएं बराबर रहेंगी, ठीक है। इसका नाम होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखें, ए बी इक्वल होगा बी सी के, और बी सी इक्वल होगा ए डी के। ए बी और डी सी इक्वल होंगे, बी सी और ए डी इक्वल होंगे, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो आयत कहलाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस है। और बाकी आप लोगों को जो त्रिभुज दिए जाएंगे, तो त्रिभुज जैसे समबाहु त्रिभुज दिया जाए तो पता है सभी को, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु दिया जाए जिसके दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज प्रॉपर्टी सभी को पता है, किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिर पूछी गई है, तो वो सिर्फ आप लोग लगा ही सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु ए बी सी से अक्षों पर डाले गए लंबों के पाद ज्ञात करेंगे, ठीक है। किसी बिंदु ए बी सी से अक्षों पर डाले गए लंब के पाद ज्ञात करें। देखें, अगर हम लोग इस बिंदु से, अभी बिंदु कहाँ पर हमें पता नहीं है, अगर एक्स अक्ष पर हम लंब डालते हैं तो आपको पता है एक्स अक्ष पर वाई और जेड 0 होंगे, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर डाले गए लंब के पाद, ठीक है। एक्स अक्ष पे सिर्फ ए ही होगा, और ये बी और सी दोनों इसके मान 0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई और जेड 0 होते हैं, सिर्फ एक्स वाला ही होता है। इसी तरह से वाई अक्ष की बात करेंगे, वाई अक्ष पे तो आपका सिर्फ बी वाला बचेगा, यानी 0 बी 0। जेड अक्ष की बात करेंगे 0 0 सी, ठीक है। बस आपको इतना ही निकालना था, यही आपके निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है, किसी बिंदु ए बी से निर्देशांक समतलों पर डाले गए लंब के पाद बताएं। अब देखो, यही क्वेश्चन, किसी बिंदु ए बी सी से निर्देशांक समतलों पर डाले गए लंब के पाद ज्ञात करें, ठीक है। देखें, अब अगर हम लोग एक्स वाई समतल पर लंब डालेंगे, देखो अक्ष जो है वो सिर्फ एक अक्ष होगा, या तो एक्स अक्ष होगा, या वाई अक्ष होगा, या जेड अक्ष होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे समतल की, तो समतल आपका दो अक्षों पर बनेगा, एक्स वाई अक्ष पर, या वाई जेड अक्ष पर, या जेड एक्स अक्ष पर। तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे एक्स वाई अक्ष पर, एक्स वाई समतल पर डाले गए लंब के पाद। एक्स वाई समतल पर डाले गए लंब के पाद बात करेंगे। अगर आपका जो समतल है वो एक्स वाई पर होगा, तो एक्स वाई के सिर्फ मान होंगे ए बी, और जेड अक्ष पे नहीं होगा, एक्स वाई अक्ष पे है तो जेड वाले के यहाँ तो कोई योगदान नहीं, 0 हो जाएगा। इसी तरह से वाई जेड समतल पर डाले गए लंब के पाद, एक्स वाला 0 हो जाएगा, यहाँ बी और सी आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जेड एक्स समतल पर डाले गए लंब के पाद आपको क्या होंगे, ए 0 सी, जेड और एक्स समतल पर डाले गए लंब के पाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए बी सी से अक्षों की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। अब आपको देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला ही दिया है, बिंदु ए बी सी से अक्षों की दूरियां ज्ञात करें।
बुक में आपको फार्मूला दिया गया है सेम, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई PA इक्वल टू, अब एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कहें या लंबाई को ही हम दूरी नाम दे दें, अक्ष पर डाले गए दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली दूरी एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी, जिस अक्ष पर दूरी निकालना होता है उस पर उसका मान नहीं होता है। ठीक है, जैसे ABC पर है तो एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं तो A नहीं होगा, यानी फार्मूला सिर्फ B² + C² होगा। इसी तरह से y अक्ष पर B वाला नहीं होगा, यानी A² + C² होगा। Z अक्ष पर हम बात करेंगे तो A² + B² होगा। ठीक है, C वाला नहीं होगा क्योंकि Z अक्ष पर है, दूरी ज्ञात कर रहे हैं लोग। आगे क्वेश्चन दिया है, उस अष्टक का नाम बताओ जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। देखो कुछ बिंदु आपको दिए जाएंगे, एक नंबर में आ सकता है 3, -1 और 2, ये आपसे पूछा गया है। बेसिकली आपको जो है नंबर देने से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको जो माइनस प्लस के साइन दिए जाएंगे सिर्फ हमारा उनसे मतलब होता है। आपसे कहा जाएगा किस अष्टक पे स्थित है, अष्टक का नाम केवल लिख के बता देना है। ठीक है, तो देखो आपका इसमें 8 अष्टक होंगे, सब अष्टक आपको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे जो चीज़ें प्लस में होंगी सिंपल रहेंगी, जो चीज़ें माइनस होगा उनमें डैश लग जाएगा। जैसे ये एक्स वाई और जेड, ओ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, ओ एक्स वाई जेड या OABC कुछ भी कर सकते हैं। अब एक्स में इसमें माइनस है तो यहाँ डैश लगा देंगे, 1 में माइनस इसमें डैश लगा देंगे, जेड में प्लस में ही वैल्यू है सिर्फ इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इसका जो अष्टक होगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, या इसे हम लोग ओ ए डैश बी डैश सी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से अष्टक लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिंदु -4, 3 और -2 का XZ समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करें। XZ समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो आपको ये बिंदु दिया गया है, x और z समतल पर इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जिस समतल पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है उसमें आपको साइन चेंज नहीं करना है, बाकी जो समतल बचा हुआ होगा उस पर आपको साइन केवल चेंज कर देना है। तो इसका प्रतिबिंब बिंदु क्या हो जाएगा, जैसे एक्स जेड की बात कहा गया है तो एक्स और जेड में -4 और -2 हैं, इनको हम सेम लिख देंगे, -4 और -2। वाई समतल यहाँ पे नहीं है तो वाई वाले के चिन्ह बदल देंगे, यानी -3 हो गया। इसका समतल प्रतिबिंब यही आएगा। ठीक है, जिस समतल की बात करेंगे वो सेम रहेगा, जो समतल एबसेंट रहेगा यहाँ से उसका साइन बदल देंगे, प्रतिबिंब में उसका समतल पे बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, 4 बिंदु दिए गए हैं, 1 1 1 -2 4 1 -1 5 5 2 2 5। ठीक है, आपसे कहा गया है कि सिद्ध करो ये वर्ग के शीर्ष हैं, दिखाना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आपको बताया गया है वर्ग के शीर्ष अगर हैं तो ये A बिंदु के निर्देशांक है, ये B और ये C और ये D। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं इस तरह से, AB CD हो गया और इस तरह से डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी AB इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों बिंदुओं से लगा लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 - 2 करेंगे तो 1 + 2 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से क्या मिला, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी 3 मिलेगा 9 और यहाँ से 0 मिल गया, 18 हो गया आपका, तो 3√2 आया। ठीक है, और अगर AB इतना आया है तो इसकी सारी साइडें इक्वल ही होंगी, क्योंकि आपको वर्ग के शीर्ष कहा गया है। जब सारे साइडें इक्वल आ जाएंगे तो आपको डायगोनल भी निकाल लेना है, AC और BD, ये भी आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब जैसे BC मान लो हम लोग निकालते हैं,
बी और सी के बीच की दूरी तो -2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से भी 1 और यहाँ से 4 बचेगा, स्क्वायर करेंगे 16 17 18 18 आया, यानी यहाँ से भी 3√2। अब देखो दो साइड हमने निकाल दी है, बाकी आप लोग खुद निकालेंगे। ए बी और बी सी आपको निकालना है सी डी और डी ए, ये भी सेम आ जाएंगे 3√2 और 3√2। अब आपको निकालना होगा डायगोनल। अगर डायगोनल भी इक्वल आते हैं तभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि ये वर्ग के शीर्ष है। तो डायगोनल हमारे होंगे ए सी और बी डी। तो ए सी हम लोग निकालते हैं, तो देखो ये बिंदु ए है और ये सी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से भी 16 32 और 4 36, यानी 6 आ जाएगा बाहर हमारा। अब बी डी निकालेंगे डायगोनल। ये बी है और ये डी बिंदु है। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे -2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से भी 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखो 36 आ रहा है ऐड करने पर, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा। तो आपने देखा डायगोनल भी हमारे इक्वल आए हैं, ए सी और बी डी। चारों साइड निकालेंगे ये भी इक्वल आएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें इक्वल हैं तभी आप कह सकते हैं कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ओ के निर्देशांक आपको दिया है 0 0 0 और ए बिंदु के निर्देशांक दिया है 2, 0, 0 और बी बिंदु के निर्देशांक दिया है 0, 4, 0। सी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 0, 0, 8 से समदूरस्थ है। से समदूरस्थ। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ओ, इसके निर्देशांक दिए हैं ओ ए बी सी से समदूरस्थ है। तो थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। कोई एक बिंदु यहाँ पर है और इस तरह से 3-4 हमारे पास बिंदु दिए गए हैं। मान लेते हैं ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कोई एक नया बिंदु है पी, मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये पी बिंदु इन सभी बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ओ ए बी सी से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस पी बिंदु के निर्देशांक बताना। इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लेते हैं। अब ये सभी बिंदुओं से समान दूरी पर है क्योंकि समदूरस्थ है। तो सभी में आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, यानी ओ पी ए पी बी पी और सी पी, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो ओ पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखो ओ के निर्देशांक यहाँ पर सब 0, 0, 0 ही दिए हैं, तो सिर्फ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग ओ पी स्क्वायर निकाल दें तो अंडर रूट हट जाए, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये ए और पी के बीच की दूरी निकाल देंगे क्योंकि सभी दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं आपस में। तो ए पी निकालेंगे, डायरेक्ट ए पी स्क्वायर करा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। ए पी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बिंदु के निर्देशांक दिए हैं आपको 2, 0, 0। तो इस बिंदु से एक्स वाई जेड, इस बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो सिर्फ 2 माइनस एक्स आएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से
बी और पी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे बीपी स्क्वायर। तो बी बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0 4 0। ठीक है, तो केवल बी वाले में 4 है, बाकी सारी चीजें तो वही है सेम। एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सी वाले बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0 0 8। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे साथ साथ, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये जो दूरियां हैं ये सभी आपस में इक्वल भी हैं, ओपी, एपी, बीपी और सीपी, क्योंकि कहा गया है कि ये जो बिंदु दिया गया है पी, इस सभी बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो एक एक करके हम लोग सभी के इक्वल किए दे रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग पहले करते हैं ओपी स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर की, यानी इन दोनों दूरियों को अगर इक्वल करते हैं तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एपी स्क्वायर की वैल्यू है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर खोल देंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 4x को इधर ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो x की एक वैल्यू हमारे पास पता चल गई, यानी जो ये बिंदु यहाँ पर p हमने माना है, यहाँ इसकी x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से y और z की वैल्यू निकलेंगी। अब हम लोग अगला इक्वल करेंगे, OP के इक्वल हम लोग BP को दिखा देते हैं। ठीक है, OP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, सभी दूरियां हैं आपस में सभी बराबर होंगी। तो OP स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। BP देखो यहाँ से आया हुआ है एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू नोट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर खोल देंगे 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, 8y इधर ले आएंगे इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी जो दूसरा बिंदु हमारा y मिला इसके निर्देशांक क्या प्राप्त हुई 2। अब z वाला बचा, z वाले के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसे OP को ही हम CP के इक्वल कर दें, CP स्क्वायर। अब फिर से यहाँ OP का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। CP यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 64 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड। यहाँ एक्स वाई जेड फिर से कैंसिल हो जाएंगे, 16 जेड इधर लेके आएंगे इक्वल टू 64, तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक जेड के क्या प्राप्त हुए 4, यानी आपसे पी बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे जो कि आपने ज्ञात कर लिए 1 2 4। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाओ कि बिंदु समरेख है। बिंदु आपको दिए गए 2 0 माइनस 1 3 2 माइनस 1 5 6 माइनस 4। देखो 3 बिंदु कहा गया है कि दिखाइए कि ये बिंदु समरेख हैं। समरेख है मतलब क्या है, एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। जैसे एक रेखा इस तरह से ये है बनी हुई है, ये ए बिंदु हो जाए और ये सी और बीच में कहीं बी हो जाए। ठीक है, कहीं पर भी मान लेते हैं, जैसे मान लो बी यहाँ पर है, एक ही रेखा में है। तो समरेख सिद्ध करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। चाहे तो आप रेखीय विधि से कर सकते हैं या आप मैट्रिक्स विधि से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आव्यूह विधि में क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। एक ABC बिंदुओं को मान त्रिभुज के बिंदु मान लेते हैं, त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक मान लेते हैं और इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिंदु समरेख है, क्योंकि अगर ये B बिंदु A और C की लाइन से थोड़ा सा भी यहाँ डिफर होगा यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है,
लाइन से ऊपर या नीचे कहीं पर भी होगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा जो कि इसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। अगर ये बी बिंदु इसी लाइन पर है तो तीनों बिंदु एक ही लाइन से गुजर जाएंगे तो मीन्स इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं अगर तीनों एक ही लाइन पर होंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल देते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है पढ़ चुके हैं आप लोग। 2 0 -1 3 2 -1 5 6 -4। ये आपकी एक सारणिक बन गई। इस सारणिक का आप क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंशन कर देंगे तो सारणिक का मान 0 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं। अगर 0 नहीं आता है तो समरेख नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। और इस मेथड से आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना होगा, AC निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले से AC निकालेंगे, जो कि AC आपका इक्वल होगा AB प्लस BC के। AC निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से AC निकालने के बाद AB निकालेंगे प्लस BC भी निकाल देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु समरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर हैं। क्योंकि जितनी बड़ी AC की दूरी होगी उतनी ही बड़ी AB प्लस BC की दूरी होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ AB के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, BC के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, इधर रखेंगे और AC इस साइड रखेंगे, इक्वल ही आएगा। आप चाहें इस विधि से कर सकते हैं। एग्जाम में भी आप कोई भी विधि प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। अगला बिंदु कहा गया है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जो बिंदुओं ए बिंदु के निर्देशांक 3 2 2, जो बिंदुओं A तथा B और B ये वाला हो गया 4 -1 -2 से बराबर दूरी पर रहता है, से बराबर दूरी पर रहता है। देखो, एक नया बिंदु का बिंदु पथ आपको निकालना है। ठीक है, जो बिंदुओं A और B, ये दो बिंदु दिए गए, इनसे समान दूरी पर रहता है। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन किया जा चुका है। मान लेते हैं यहाँ P बिंदु, इसके निर्देशांक x, y और z है। यहाँ से दो बिंदु कहीं पर ही बने हुए हैं, ये हो गया A बिंदु और ये हो गया B बिंदु। अब ये जो P बिंदु है, इस बिंदु का बिंदु पथ आपको निकालना है, जो कि A और B दोनों से समान दूरी पर रहता है, बराबर दूरी पर रहता है। तो इसका मतलब क्या है, AP और BP इक्वल होंगे। ठीक है, तभी तो बराबर दूरी पर रहेगा। AP जितना होगा उतना ही BP होगा, तो हम लोग AP इक्वल BP होल्ड कराएंगे। AP, अब A बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त पता है और B बिंदु के निर्देशांक हमने XYZ मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला, या AP BP लगाएं, बाद में स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट 3 माइनस x का स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर 2 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट BP, इसके बीच की दूरी लगाएंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस वाई का स्क्वायर -1 सॉरी -2 है माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइडों में स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर भी खोल देंगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ स्क्वायर खोलेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4z स्क्वायर माइनस 4z। इस साइड इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइडों से, 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पर से आप स्क्वायर करेंगे 1y स्क्वायर प्लस 2y, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4z। अब देखें, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर के जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका -6x है, इस साइड -8x है, इधर लाएंगे तो प्लस का 2x बचेगा। ठीक है, -8 और -6, इधर आएगा 8x प्लस में हो जाएगा, 6x से घट जाएगा तो 2x प्लस का बचेगा।
-4y है इस साइड, +2y इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो -6y हो जाएंगे। z -4z है, इधर 4z है प्लस में, इधर आएगा तो ये भी माइनस में, यानी 8z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ न्यूमेरिक वर्ड देखेंगे 9 4 13 और 4 17, इस साइड 17 है, इधर 16 20 21, -21 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु पथ आ जाएगा 2x -6y -8z -4 = 0। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु का बिंदु पथ का समीकरण है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बिंदु 2, 3, -3 और अगला बिंदु दिया गया है 6 तथा 6 -8 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:-3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखें आपके पास फार्मूला दिया गया है, वही फार्मूला आपको जो अंतः विभाजन में आप लगाते चले आए हैं अभी तक। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया, इस तरह से A और B है। एक नया बिंदु कहीं पर मान लेते हैं C। ठीक है, एक नया बिंदु C मान लेते हैं, इस C बिंदु के निर्देशांक बताना है। एक बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा को 2:-3 मान लेते हैं, ये 2 है और ये -3 है। 2:-3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी इस C बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। तो C बिंदु के निर्देशांक, इसके मान लेते हैं निर्देशांक x, y और z हैं। ठीक है, तो x के बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। y के लिए लगाएंगे m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। z बिंदु के लिए लगाएंगे m1 z2 m2 z1 m1 + m2। ठीक है, तो इन फार्मूलों से आपको x, y, z के मान पता चल जाएंगे, जो कि बिंदु C के निर्देशांक है। यही आपसे पूछा गया था। देखें m1 यहाँ पे क्या है, 2 है, और m2 क्या है, -3 है, और जो x1 x2 y1 y2 और z1 z2 है, इधर इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे m1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर से 2, x2 की वैल्यू रखेंगे 6 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे -3 और x1 की वैल्यू रखेंगे 2 अपान m1 + m2 करेंगे, यानी 2 - 3। सॉल्व करेंगे यहाँ से 12 -6 अपान -1, यानी यहाँ पर से मिल जाएगा आपको -6। तो x बिंदु के निर्देशांक -6 प्राप्त हुए। इसी तरह से बिंदु y और बिंदु z के भी निकाल लेंगे, आपके C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पर हम लोग प्लस वाला लगाए हैं, मीन्स अंतः विभाजन लगाया गया है, जबकि क्वेश्चन में अंतः और y कुछ नहीं कहा गया था। तो देखें जब भी आपको क्वेश्चन में अंतः या y कुछ ना कहा जाए, तो हमेशा आपको अंतः विभाजन ही लगाना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि y विभाजन है, तभी आप माइनस वाला फार्मूला और y विभाजन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हमेशा अंतः विभाजन ही लगाना है।
देखो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है यदि बिंदु ए बी सी समरेख हैं, ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं 11 3 -4 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 9 5 -8 और सी के निर्देशांक दिए गए हैं ये ए बी, सी के निर्देशांक है आपके पास 8 6 -10 और कहा गया है तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तीनों बिंदु समरेख हैं तो वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु बी, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु बी AC को विभाजित करता है, AC को विभाजित करता है। देखें बिंदु B के निर्देशांक बताना, एक रेखा बनाएंगे हम लोग। अगर ये कहा गया तीनों बिंदु समरेख है तो मतलब एक ही रेखा पर होंगे, यहाँ A होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर C होगा। ठीक है, ये तो कहा गया आपसे कि तीनों बिंदु समरेख है, मीन्स एक ही रेखा पर हैं। A बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 11 3 -4, B बिंदु के निर्देशांक 9 5 -8, C बिंदु के निर्देशांक 8 6 -10। अब आपसे कहा गया है कि B बिंदु AC को किसी न किसी बिंदु पर तो विभाजित कर ही रहा होगा, तो जहाँ पर विभाजित कर रहा है उसका इस साइड की दूरी कितनी, इस साइड की दूरी कितनी, यानी इसके अनुपात पूछा गया है दूरियों का। ठीक है, तो हम लोग देखिए फार्मूला लगाएंगे x = वही फार्मूला जो आप पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं, अंतः विभाजन के निर्देशांक वाला। ठीक है, m1 x2 m2 x1 अपान m1 + m2। x यहाँ पे 9 है, m1 नहीं पता आपको, यही ज्ञात करना है। x2 यहाँ से देखेंगे 8 m1 हो जाएगा, m2 भी नहीं पता आपको, x1 यहाँ से 11 है, 11 m1 m1 + m2, इन दोनों के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 m1 सॉरी 9 है, 9 m1 9 m2 = 8 m1 + 11 m2। 8 m1 को इधर ले आएंगे तो 9 से माइनस हो जाएगा तो केवल m1 बचेगा, 9 m2 उधर ले जाएंगे तो 2 m2 बचेगा, यानी m1 अपान m2 कितना हो जाएगा 2/1। तो यानी जो ये बिंदु B है इस पर विभाजन के निर्देशांक क्या, सॉरी विभाजन के अनुपात क्या प्राप्त हुए, 2:1, यानी m1 अनुपात m2, इसकी वैल्यू क्या मिली है आपको 2:1। यही आपसे पूछा गया था कि जो बिंदु B है इस पर जो बिंदु विभाजन कर रहा है इसके विभाजन के निर्देशांक सॉरी अनुपात क्या होंगे, तो आपके अनुपात आए हैं 2:1। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे आपसे कहा गया है बिंदुओं 3 to 8, एक बिंदु दिया गया है 3 to 8 तथा दूसरा आपको बिंदु दिया गया है 6 4 -2 6 4 -2 को मिलाने वाली रेखा को XY समतल किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो दो बिंदु आपको दिए गए हैं 3 to 8 और दूसरा 6 4 -2। XY समतल इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है। ठीक है, तो XY समतल किस अनुपात में विभाजित करता है, दो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर,
ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका निर्देशांक 3 2 8 और इसका निर्देशांक 6 4 -2। अब देखें इस क्वेश्चन को समझने के लिए सिर्फ एक्स वाई समतल ही हिंट दिया गया है। दो बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को एक्स वाई समतल किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको स्टार्टिंग बताया गया था एक्स वाई समतल पर इसके जो बिंदु के निर्देशांक होंगे तो क्या होते हैं, एक्स वाई 0। शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया गया था। अगर एक्स वाई समतल है तो सिर्फ एक्स वाई पर ही वैल्यू होगी, जेड में 0 होगा। तो इसके निर्देशांक एक्स वाई समतल पर अगर हम देखेंगे तो एक्स वाई 0 होंगे, मीन्स ये समतल कहीं पर भी होगा इस तरह से, ठीक है। जहाँ पर भी इसको विभाजित कर रहा होगा जेड यहाँ पर 0 जरूर होगा कहीं पर भी, ठीक है। तो मान लेते हैं जहाँ पर विभाजित कर रहा होगा जेड 0 होगा। आपके दो बिंदु एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जेड के निर्देशांक तो केवल है 0 ही होने हैं। तो जेड बिंदु के निर्देशांक यानी जेड इक्वल टू हम लोग फार्मूला लगाएंगे अंतःविभाजन वाला फिर से, m1x2 m2x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब जेड आपका यहाँ से 0 दिया है, m1 नहीं पता, ये निकालना है। m1 x2 6 और x1 है 3 m1, यहाँ से m1 प्लस m2, ये m1 m2 0 के साइड आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बचेंगे तो 3 को इधर ले आएंगे, m2 यहाँ पर 6 इधर ले आएंगे, मान लो 6 m1 माइनस 3 m2, यानी m1 अपान m2 इक्वल टू -3 अपान 6, या इसे -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके विभाजन के जो बिंदु प्राप्त हुए हमको m1 अनुपात m2 -1 अनुपात 2, ठीक है। तो इस जहाँ पर भी ये एक्स वाई समतल विभाजित कर रहा होगा, किस अनुपात में पूछा गया ऐसे विभाजित कर रहा है, तो जहाँ पर भी आपको विभाजित कर रहा है उस विभाजन के अनुपात होंगे -1, 2। अगला क्वेश्चन देखें। एक समतल दिया है 2x - 3y + z, समतल 2x - 3y + z = 4, 2x - 3y + z = 4 द्वारा बिंदुओं 1 2 -1 तथा 4 -5, 2 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा जिस अनुपात में विभाजित होती है वह अनुपात ज्ञात करो। जिस अनुपात में विभाजित होती है वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखो एक समतल दिया है आपको 2x - 3y + z = 4 और दो बिंदु दिए गए। ये समतल जो है इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है कहीं ना कहीं, तो किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको अनुपात बताने हैं, ठीक है। दो बिंदु मान लेते हैं हम लोग ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हमको 1 2 -1 और बी के निर्देशांक 4 -5 और 2। ये बिंदु सी मान लेते हैं, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x y z। माना कि ये m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक है। इस अनुपात में मान लेते हैं विभाजित करता है, तो x बिंदु के निर्देशांक यहाँ से क्या प्राप्त होंगे, x बिंदु के निर्देशांक फार्मूला लगाएंगे वही m1 x2 m2 x1 अपान m1 + m2। तो x इस बिंदु के लिए लगा रहे हैं तो x ही रहेगा, m1 हमको पता नहीं है, x2 की वैल्यू 4 है, 4 m1 m2 x1 यहाँ पर 1 है तो m2 हो जाएगा, यहाँ से m1 + m2, ठीक है। ये प्राप्त हुआ आपको। इसी तरह से y के लिए लगाएंगे, फार्मूला सेम रहेगा, x की जगह पर बस y हो जाएगा, ठीक है। तो y में वहाँ पहले -5 है तो यहाँ से -5 m1
प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 जेड बिंदु के लिए लगाएंगे। तो जेड बिंदु के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2m1 प्लस माइनस m2 आ जाएगा अपान m1 प्लस m2। अब देखें x y z इस तीनों बिंदुओं की निर्देशांक प्राप्त होगा सी, और ये सी बिंदु जहाँ पर भी है वहाँ समतल है। ठीक है, समतल की इक्वेशन क्या दी है 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4, यानी ये जो बिंदु है इस समतल पर स्थित होंगे। अगर ये बिंदु इस समतल पर स्थित है तो इस समतल को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो एक्स वाई जेड के जो मान आपने निकाले हैं इस समतल की इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो समतल की इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4। यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू रखेंगे जो आपने निकाला है 4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 माइनस 3, y की वैल्यू रखेंगे माइनस 5m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 प्लस जेड के निर्देशांक आपके हैं 2m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल में 4 दिया था। अब देखें इसको हम लोग सभी में एलसीएम m1 प्लस m2 है, एलसीएम लेके उस साइड भेज देंगे 4 के पास, और इधर सबका अंदर गुणा करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, m1 m2 में ही आपकी सिर्फ इक्वेशन रह जाएगी। तो इजीली आप m1 m2 की वैल्यू अनुपात में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे m1 m2 की अनुपात ही पूछे गए थे, सॉल्व करेंगे आप लोग अपने आप से ही। चलिए आगे क्वेश्चन आपको दिया है बिंदुओं 1 2 2 1 2 2 तथा 2 4 4 को मिलाने वाली रेखा गोले, एक गोले के समीकरण आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 ये गोले की समीकरण दिया है, द्वारा जिस अनुपात में विभाजित किया जाता है, सेम पिछला क्वेश्चन है, द्वारा जिस अनुपात में विभाजित किया जाता है उसे ज्ञात करें। ठीक है, तो आपसे देखो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में ये समतल दिया था और दो बिंदु दिए गए थे, कहा गया था इन दोनों बिंदुओं को समतल विभाजित कर रहा था। इसमें आपको एक गोले की समीकरण दिया है, ये दो बिंदु हैं और गोला जो बना है इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा उसको कहीं ना कहीं से विभाजित करता है, कट कर रहा है। तो जिस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये दो बिंदु मान लेंगे ए और बी, 1 2 2 2 4 4। कहीं पर एक बिंदु सी होगा जो कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। सी बिंदु की निर्देशांक x y और z मान लेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही x इक्वल टू लगाएंगे हम लोग फार्मूला m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ से x2 क्या है 2 m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह से y निकालेंगे, y इक्वल टू 4m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2। z इसी तरह सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 4m1 इधर से 2m2 नीचे से m1 प्लस m2। अब आपको x y z इसके मान प्राप्त हो चुके हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि C बिंदु जहाँ पर स्थित है, C यानी जहाँ पर कट कर रहा समतल है और समतल की समीकरण दी थी, और इस क्वेश्चन में C बिंदु से एक गोला जा रहा है तो गोले की समीकरण दिया है, यानी कि C बिंदु जो x y z है इस गोले पर स्थित है, मीन्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो x y z के जो मान आपको प्राप्त हुए हैं इस गोले की समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, x का मान जैसे यहाँ से 2m1 प्लस m2 निकला है, यहाँ x स्क्वायर में रखना है 2m1 प्लस m2 अपान
m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर प्लस y वाला जो मान आया है, ठीक है, y का मान यहाँ रखेंगे और z का मान रखेंगे होल स्क्वायर करके, नीचे वाला डिनोमिनेटर 25 की तरफ पक्षांतर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन m1 और m2 के फॉर्म में सिर्फ बचेगी। ठीक है, वहाँ से आप m1 m2 के अनुपात निकाल सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ABC एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, कोण ए की समद्विभाजक रेखा भुजा BC को बिंदु D पर मिलती है, तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु A, B, C, ABC इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, कोण ए की समद्विभाजक रेखा कोण ए की समद्विभाजक रेखा भुजा BC को D पर मिलती है, D पर मिलती है, तो D के निर्देशांक बताएं। D के निर्देशांक आपको बताना। देखो त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा त्रिभुज ABC, ए की समद्विभाजक रेखा बिंदु D पर BC को मिलती है। क्वेश्चन में कहा गया है ABC एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष बना दिए गए, कोण ए की समद्विभाजक रेखा, कोण ए ये है, इसके समद्विभाजक मान लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये तो हुआ पूरा एंगल 2 थीटा मान लेते हैं, इसका समद्विभाजक मतलब आधा आधा, इधर वाला एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर से एक रेखा जाती है और वो D बिंदु पर BC को मिल जाती है, तो D बिंदु के निर्देशांक पूछे गए, इसके निर्देशांक x, y और z हम लोग मान लेते हैं। अब देखो A बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4, 3, 2, 4, 3, 2 इसके निर्देशांक दिए गए हैं, और B बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 5 - a 3, 5 - a 3, ये B बिंदु की निर्देशांक है। और सॉरी दूसरा क्वेश्चन था 8, 6, 2 दिया है, 8, 6, 2 -8, 3, -3, ये C बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको प्राप्त है। अगर आपको D बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो हम लोग x = फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? x = फार्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो पता है सभी को। तो इस x के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे D बिंदु पर जो है। तो अब देखो B और C, इस बिंदु से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये मिल जाएंगे। लेकिन m1 m2 नहीं है, यानी ये m1 मान लेते हैं, ये m2 मान लेते हैं, तो ये आपको प्राप्त नहीं है। अगर ये आप किसी तरह से ज्ञात कर लें, ठीक है, तो D बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो अब देखें कैसे निकालेंगे m1 और m2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB और AC इनकी दूरियां निकाल लेते हैं। तो AB के बीच की A और बिंदु B के बीच की दूरी निकालेंगे। AB = √8 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर मिलेगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 0 हो जाएगा 25, यानी 5 निकलेगा बाहर। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे AC के बीच की दूरी निकालेंगे 4 + 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ से 8 4 12 होगा, स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 2 5 स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे 169 हो जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से 13 आया, यानी AC हमारा कितना आया 13। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज
बी डी और दूसरे त्रिभुज दिया है आपको ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग थ्योरम लगाएंगे, बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी इक्वल टू बी डी के सामने की साइड लेंगे तो होगी आपकी ए बी, और डी सी के सामने की साइड लेंगे ए सी। इस तरह से थ्योरम लगाएंगे, बी डी अपान डी सी इक्वल टू ए बी अपान ए सी। दो त्रिभुज लेंगे ए बी डी और ए डी सी। अब देखो बी डी और डी सी तो आपको पता नहीं है, बी डी और डी सी। ए बी के बीच की दूरी आपने निकाला है तो ए बी आपको पता चल गया, मीन्स ये 5 है। और ए सी कितना है आपका 13 निकाल लिया है आपने। तो यहाँ पर से बी डी अनुपात डी सी ये आपको पता चल गया है 5:13। ठीक है, बी डी और डी सी का अनुपात मिल गया 5 और 13, यानी ये आपको कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। तो देखें आपको M1 और M2 इस तरह से पता चल चुका है, तो इस D बिंदु यानी XYZ के निर्देशांक आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, M1 M2 के मान आपको दिए गए हैं, यहाँ से X1 Y1 Z1 लेंगे, इस बिंदु से X2 Y2 Z2 लेंगे, D बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, बिंदु 1 1 1 -2 4 1 और 2 2 5 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। ठीक है, केंद्रक ज्ञात करना है आपको सेंट्रॉइड। तो फार्मूला आपको सिर्फ डायरेक्ट लगा देना है, क्या हो जाएगा, केंद्रक के निर्देशांक x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। ठीक है, यानी 1 -2 + 2/3, यहाँ से 1/3 मिल गया। y = 1 4 2/3, 4 2 6 1 7/3 मिलेगा। z 1 + 1 + 5/3, यहाँ से आपको 7/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए। बहुत आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए आपको बचा है, बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक दिया है 2 1 -3 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 5 -8 3 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के, ये दोनों रेखाओं के बिंदु है, बिंदु ए और बी, ये ए है और ये बिंदु है। बिंदु ए तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो ए और बी, सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ए और बी, ए बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 2 1 -3 और बी के निर्देशांक दिए हैं 5 -8 और 3। इस रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित मतलब इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी समत्रिभाजित हो रहे हैं 3 बराबर भागों में बांटेंगे। मान लो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 बराबर भागों में बढ़ गई। ए और बी हो चुका, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब सी और डी इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। इसको हम लोग एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। सी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ये आपको ज्ञात करने हैं। डी बिंदु के निर्देशांक ये बताने हैं, तो पहले सी के ज्ञात कर लेंगे, फिर डी के ज्ञात कर लेंगे। तो सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही अंतः विभाजन के निर्देशांक। लेकिन उसमें भी आपको M1 और M2 तो पता नहीं है, क्योंकि X1 Y1 Z1 तो ये है, X2 Y2 Z2 इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो M1 M2 कैसे निकालना है आपको, तो आप इस रेखा को देखें, कहा गया है कि समत्रिभाजित किया गया है, मतलब इसको बराबर 3 भागों में बांटा गया है। तो एक ये यूनिट है, एक यूनिट ही और एक यूनिट ही। पूरी रेखा की लंबाई अगर आप 3 यूनिट मान लें तो एक यूनिट ये है, ये भी एक यूनिट है
और ये भी 1 यूनिट है, 3 यूनिट हो गई पूरी रेखा की लंबाई। तो अगर हम सी पर बात करें, अब देखें ये सब अनुपात में ही निकलेगा, रियल में रेखा की लंबाई कितनी ये हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर सम त्रिभाजित किया गया है तो अनुपातिक रूप से हम देखेंगे कि ये सेम तीनों पार्ट होंगे, तो इधर का 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1, एक इकाई है अनुपात में, ठीक है। तो अगर इस बिंदु सी पर हम बात करेंगे तो इधर ये 1 इकाई की दूरी है इतनी सी, और इधर वाली दूरी दोनों मिलाकर 2 इकाई की हो जाएंगी, ठीक है। तो अनुपात में इस सी बिंदु पर जो अनुपात आएगा वो 1:2 मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से डी बिंदु पर हम बात करेंगे, जब डी बिंदु पर देखेंगे तो इस साइड आपका 1 यूनिट ही 1 यूनिट ही है, तो 2 यूनिट हो गया, और इधर बचा था 1 यूनिट, तो इस बिंदु के अनुपात क्या हो जाएंगे 2:1, 2:1 इसके अनुपात आएंगे, और सी बिंदु पर 1:2 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग सी का फार्मूला लगाएंगे, सी के निर्देशांक निकालने के लिए, x = m1x2 m2x1 अपान m1 + m2। अब m1 आपको क्या है यहाँ से दिया है 1, x2 मिलेगा आपको 5, m2 2, x1 भी यहाँ से 2, 1 अपान m1 m2 करेंगे तो 1 + 2, यहाँ से मिलेगा 5 + 4 अपान 3, 9/3 मीन्स यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y निकालेंगे, इसी सी वाले के लिए ही फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, फिर से बिंदु निकलेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से डी वाले के लिए भी कर लेंगे, इसके निर्देशांक बदल जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, बहुत आसान से एक्सरसाइज थी, सब लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे कल।